हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार, अपने घर और अपनी पढ़ाई का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। राइट, तो मैंने जो भी कहा आई होप वो आप सब कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है, मैं पहले आपको बता दूं, क्लास का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं आखिर। राइट, तो देखिए, आज की क्लास जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए रहने वाली है, इसमें हम मोस्टली इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इसमें कवर करने का पूरा इरादा है, पर देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। राइट, कौन सी रिक्वेस्ट है? आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सीट एग्जाम का तो आपको पता है कितने निकट है आपको जितना पढ़े जितना ही कम है। राइट, एग्जाम के टाइम होता है ना हमारे साथ कि हम जितना पढ़े उतना ही कम है, तो आपके लिए भी जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस को एक बार वॉच जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। राइट, देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लेके आए, आपको सीधा सीधा आंसर देंगे क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए टाइम बहुत कम है आप सभी के पास। तो ऐसे ऑप्शंस टाइप करना और फिर उनको फाइल बना के उनको पढ़ाना है, तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। राइट, तो कभी कभी हमारी क्लासेस शॉर्ट होगी। राइट, शॉर्ट कैसे होगी? जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन नहीं होंगे, बस डायरेक्टली आंसर होगा और क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और बड़े जोर शोर से वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अरे भाई, इसका आंसर तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कंबाइन अर्थव्यवस्था हमारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मिक्सड इकोनॉमिक कहते किसे हैं। मिक्सड इकोनॉमी का मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, और एक होती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। राइट, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच का जो मेल होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें निजी स्वामित्व हो। राइट, सरकार का बहुत कम क्षेत्र हो, बाकी सारा निजी लोगों का हो। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है? सारा नियंत्रण जो होता है, उत्पादन देख लीजिए, मजदूरी देख लीजिए, लगान देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में ज्यादा पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है और इन दोनों के बीच का मेल ही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ सरकार का भी नियंत्रण हो और निजी स्वामित्व में भी कुछ चीजें हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपके मिक्सड इकोनॉमी कहलाती है। और हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी है। राइट, देखिए सेकंड क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मैंने अभी आपको बता दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। अब निजी क्षेत्र से यहाँ क्या तात्पर्य है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। अगर मैं बात करूं अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। राइट, वहां पे जो सारे संसाधन है एक तरह से वो निजी हाथों में है। राइट, सरकार के हाथों में इतना कुछ नहीं है। और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रूस ले लीजिए। रूस जो है, रशिया जो है, उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर ये होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है फ्रेंड्स? विकासशील देश है हमारा इंडिया। अब विकासशील देश किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। देखिए, एक तो विकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है और एक अविकसित देश होता है। ये देशों की 3 श्रेणियां होती है। अब विकासशील देश क्या होता है? सबसे पहले देखिए विकसित देश क्या होते हैं। ऐसे देश जो आत्मनिर्भर है सभी चीजों में। राइट, कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, बल्कि बहुत सारा एरिया और ये एरिया की जो चीजें हैं वो उनमें वो विकसित है। राइट, डेवलप है, आत्मनिर्भर है, तो उन्हें कहते हैं हम विकसित देश। और विकासशील देश किसे कहते हैं? जिनका विकास अभी हुआ नहीं है पूरा, वो विकास की तरफ अग्रसर है। तो ऐसे जो हमारी कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलपिंग कंट्रीज। राइट, तो हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो राइट, भारत की आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो विकासशील देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक हिक कैसे मापते हैं? इसका आधार क्या होता है? हम किस आधार पे कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है? ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या अमेरिका की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, चाइना की इकोनॉमी इतनी % ग्रोथ कर रही है, तो किस आधार पे कह देते हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन के आधार पर हम ये बात स्पष्ट करते हैं कि ये इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है और ये इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो इसका आधार क्या होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन।
5 क्वेश्चन देखिए, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? गतिशील मतलब चलनशील, कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम, तो ये गतिशीलता होती है उस उत्पादन के कारक में, तो वो होता है आपकी पूंजी, कैपिटल। पूंजी आप सभी जानते हैं। अपने घर का उदाहरण ले लीजिए, देश को छोड़िए, अपने घर में देखिए, जैसे मान लीजिए कभी हमारे किसी महीने बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है, राइट। हम कोई फिक्सड नौकरी तो करते नहीं है, हम वैसे ही धंधे करते हैं, तो उसमें कभी तो बहुत ज़्यादा इनकम आ जाती है, कभी बहुत कम आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं आती और कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो ये इस तरह से क्या है, ये गतिशील साधन है उत्पादन का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी की नहीं, आप किसी भी इकोनॉमी की बात कर लीजिए, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, राइट। तो देखिए, इसमें पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो ये है कृषि, एग्रीकल्चर आता है प्राथमिक क्षेत्र में। 7वां क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग, बिजली, निर्माण कार्य, राइट। तो देखिए, उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में। मैंने अभी आपको बता दिया था, शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? कृषि, एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड सेक्टर में उद्योग धंधे, राइट। और थर्ड सेक्टर में सेवा क्षेत्र, परिवहन, व्यापार, संचार, ये सभी आपके तृतीय सेक्टर में आते हैं, राइट। तो आप सभी को क्लियर है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर्स ऑफ इकोनॉमी, आखिर इकोनॉमी को डेवलप करने वाले थे कौन? सबसे पहले ये किसने बताया कि इकोनॉमी कोई किसी देश की इकोनॉमी होती है या कैसे होती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ये चीज़ें सबसे पहले किसने बताई? तो वो ही कहलाया हमारे इकोनॉमी का फादर। और वो कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब थे जिन्होंने सर्वप्रथम इकोनॉमी को उजागर किया था कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कोई चीज होती है, इकोनॉमिक्स कोई वर्ड होता है, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट होती है, तो ये सबसे पहले किसने बताया? एडम स्मिथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9वां क्वेश्चन हमने कर लिया। 10वां देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। अब लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कैसे? मान लीजिए आप बाजार में पहले दिन गए, आलू आपने 10 रुपए किलो खरीदे, राइट। अब दूसरे दिन गए तो आपको वो आलू 15 रुपए, फिर तीसरे दिन गए तो आपको 20 रुपए, तो ऐसे लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका क्लियर है। 11वां क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। एक तो इकोनॉमी हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है, यहाँ तो आपके शॉर्ट में आयात निर्यात बंद। मतलब देखिए क्या होता है, कोई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर ना तो किसी चीज़ का आयात किया जाता है और ना ही किसी चीज़ का निर्यात किया जाता है। मतलब हम हमारे हैं, बस ये वाली धारणा उनके अंदर होती है। मतलब कोई भी चीज़ वो किसी भी से लेना पसंद नहीं करते और ना किसी को देना पसंद करते हैं। तो ऐसे कंट्रीज ऐसी कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय योजना थी जो आपकी इकोनॉमिकल एरिया में ही प्रारंभ हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 13वें क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि राष्ट्रीय आय होती है और राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, ये किन तथ्यों का योग होती है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था, राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उदारीकरण से क्या मतलब है?
एलपीजी सुना होगा आपने। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों प्रक्रियाएं 1990 के दशक में ही सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में फैली थी 1990 के दशक में, और भारत ने भी उदारीकरण 1990 के दशक में ही अपनाया था। तो इसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत से मतलब है कि सबसे पहले इंडिया में ये थ्रोट किसके मन में आया था कि भारत में भी उदारीकरण को अपनाना चाहिए, तो ये थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब मैं आपको बता दूं कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम एक मैंने आपको पहले बताया कि बंद अर्थव्यवस्था होती है, राइट। जैसे उसमें ना तो कुछ निर्यात किया जाता है ना कुछ आयात किया जाता है, लेकिन उदारीकरण अगर कोई देश अपना लेता है तो उसके पास क्या होता है ऑप्शन, वो बहुत सी चीजें आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो इस तरह से वो विश्व के अन्य देशों से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे आपके उदारीकरण कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? मतलब भारत में जो मुद्रास्फीति है, मूल्य की जो बढ़ने की दर है, वो किस गणना पर आधारित है? मुद्रास्फीति को हम किस आधार पर उसकी गणना करते हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही हम बताते हैं कि इतनी मुद्रास्फीति इस ईयर बढ़ी और इतनी कम हुई है, राइट। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र की, राइट, सेवा क्षेत्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा से संबंधित जो भी नीतियां बनाई जाती है उसको कौन उसको कंट्रोल रखता है उसके ऊपर? तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक के लिहाज से आपकी जो सीईटी एग्जाम है या फिर अन्य एग्जाम है, एलडीसी है राजस्थान की, या फिर इंडिया लेवल की जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये इकोनॉमी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, 12th क्लास के जो बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स के हो चाहे 12th आर्ट के हो, अगर उनके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं आप इसको, राइट, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 20वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई। शॉर्ट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? आईएसओ ने जिसे प्रमाणीकरण दिया है कि वो भारत का प्रथम बैंक था, राइट, तो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो था वो भारत का पहला बैंक था जिससे आईएसओ ने प्रमाणिकता दी थी। 22वां क्वेश्चन देखिए, मंदाडिया व तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट से संबंधित है मंदाडिया और तेजडिया शब्दावली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन इसमें स्लिप्ट हो चुका है, राइट, तो उसे छोड़िए आप। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपके भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। 25वां क्वेश्चन देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? मतलब कैसी परिभाषा है? देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा के लिए कार्य करे, राइट। होता नहीं है क्या, हम आम जीवन में नहीं देखते क्या कि भाई 1 रुपए से 2 रुपए पैदा करने की सोचते हैं हम, तो ये क्या होगा? 1 रुपया क्या है? मुद्रा। तो मुद्रा से मुद्रा कमाने की जो रीति है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम, ये अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा दी है और वो अर्थशास्त्री थे वाकर। आप समझ गए होंगे कि मुद्रा से मुद्रा कैसे पैदा की जाती है, राइट। तो चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए किया गया था? विनिर्माण हब। मेक इन इंडिया मतलब जो भी बने इंडिया में ही बने, तो ये अभियान हमारे भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए किया गया था। और दूसरा कारण इसका था भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। चलिए नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए भी किया गया था। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है विनिर्माण हब को ही काम में लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से।
28वां क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, इसका हालांकि बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं रहा ये उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ता है, चाहे कोई प्रिंसिपल फेल हो जाए या फिर किसी प्रिंसिपल को ज़्यादा मान्यता मिल जाए तो उसको हमें मानना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा इसका? अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 29वां क्वेश्चन देखिए, बिग पशु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो रोडन ने, रोडन नाम के एक वैज्ञानिक या फिर एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने बिग पशु सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा शहर कहाँ पर है? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो वो आपसे पूछा है, तो वो आपके महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत भारत का राज्य है। 31वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 32वां क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? कागजी मुद्रा किसके द्वारा भारत में प्रकाशित की जाती है, फिर किसके द्वारा छापी जाती है, किसका उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है? तो कागजी मुद्रा का मतलब क्या होता है? नोट, राइट। हमारे जो नोट होते हैं वही कागजी मुद्रा होती है। तो उस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता है रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपके कोई भी एग्जाम अगर राजस्थान का इंडिया का आप दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो प्लेलिस्ट हैं उनको एक बार आप वॉच कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।